बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ इतना बड़ा पाखंडी है, इतना बड़ा धूर्त है, बड़ी माँ करता है, इमोशनल ड्रामा करता है। जिस तरह रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, उसी तरह एक रावण ने फोर्स भेज के शहरबन्नी पटना से और अपना जो गुंडा था, असामाजिक तत्व था, उस सब को भेज के पटना बुलवा लिया, मासूम चेहरा बना के कि बाप रे बाप देखिएगा तो, और अंदर में जाइएगा इतना बड़ा धूर्त है, पाखंडी है, ड्रामे आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी माँ को किडनैप करके ले। मैं तो पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे माँ का, हमारे नेता रामविलास पासवान जी के धर्मपत्नी का और पारस बाबू के माँ सीता का इन लोगों ने अपहरण कर लिया। जाता है शहरबन्नी, गला मिलके सारा चैनल को, कैमरा को आप लोग को ले जाता है और वहाँ फोटो खिंचवाता है, वीडियो बनवाता है और झंडू बाम आँख में लगा के आंसू बहाता है। यह झंडू बाम जो नेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का जो यह नेता है, राम लक्ष्मण भरत के जोड़ी को तोड़ा। लेकिन हमने बात किया था रामविलास पासवान की जो छोटी पत्नी है, उनसे रीना पासवान से हमने बात किया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे देवर ने हमको 4 साल तक इस कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया था। दलितों के, पिछड़ों की, शोषितों की धारा को यदि कोई सेट करेगा तो अगली जाति के जो समाजवादी नेता है, जो प्रखर नेता, उन्हीं लोगों ने सेट किया। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल। आनंद मोहन की बात को, आनंद मोहन जी की बात को मैं सैल्यूट करता हूँ। संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। किसने कहा था? किसने कहा था? संपन्न दलितों को मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चुनौती को स्वीकार करे चिराग पासवान, उसको पहले आरक्षण उसको छोड़ना चाहिए, आरक्षण का त्याग उसको छोड़ना चाहिए। बांझ की जाने पर सौती के हाल, दुखिया के दर्द तो दुखिया जाने, दुखिया के दर्द कहीं सुखिया जाने। यह क्या जानेगा दुखिया का दर्द, यह क्या जानेगा दलितों का दर्द। तो रामविलास चेतन आनंद जी ने इस भाषा में कौम कहा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के बीते 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस था। आपको तो पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बंट गई है। एक गुट पशुपति कुमार पारस का, तो वहीं दूसरा गुट चिराग पासवान का, और दोनों गुट जो है वो स्थापना दिवस मना रहे थे, एक पटना में तो दूसरा खगड़िया के शहरबन्नी में। लेकिन इस स्थापना दिवस के दिन कई घटना जो है वो सामने आया। और साथ साथ आपको बता दें कि इन दिनों चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जो है कौम, जिंदा कौम मुर्दा कौम को लेकर के बयानबाजी चल रहा है। एनडीए में चिराग पासवान है या नहीं, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जिसको लेकर के सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि पशुपति कुमार पारस का अगला कदम क्यों होगा। जिस प्रकार से उनसे पहले पार्टी दफ्तर जो है छीन जाता है और पार्टी में टूट की भी बात लगातार कही जा रही है। इसी तमाम मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। सारे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्थापना दिवस पार्टी का बड़े धूमधाम से दोनों जगह मनाया गया, लेकिन सबकी निगाहें इस पर था कि अगला कदम जो है पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। जिस प्रकार से आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे, पशुपति कुमार पारस भी आरोप लगा रहे थे कि एनडीए में हमारे साथ जो है धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। अगला कदम अब क्या आप लोग ठाने हैं? नहीं, हम लोग तो ऐसे लोग हैं जी, और हम लोगों ने ऐसे नेताओं के नेतृत्व में काम किया है कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। हम जो बोलते हैं टाल ठोक के बोलते हैं, सच के आधार पे बोलते हैं, कोई बनावटी बात नहीं करते। हम लोगों ने पूरे धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। आज से 24 साल पहले 2000 ईस्वी में 28 नवंबर को हमारे दल के नेता और जन जन के नेता रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की थी। तो आज से 4 दिन पहले 28 नवंबर को हमारी पार्टी 24 वर्ष की हो गई। तो हम लोगों ने 24वां स्थापना दिवस मनाया। बड़े धूमधाम से सारे देश भर के लोग, पार्टी के और दलित सेना के लोग, जो रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव है खगड़िया जिला में शहरबन्नी, जहां से पहली बार रामविलास पासवान जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे, आज से 50 वर्ष। निर्णय क्या लिया आप लोग? आगे चुनाव है, आप लोग कह रहे थे कि स्थापना दिवस के दिन जो है कुछ बताएंगे। देखिए, निर्णय क्या है? निर्णय पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ना है
पूरे धमखम से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में जो असेंबली का इलेक्शन होगा पूरे ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। किनके साथ लड़ना है, एनडीए, इंडिया अलायंस गठबंधन या अकेले? यह तो समय तय करेगा, यह तो समय बताएगा, थोड़ा समय का इंतजार। वर्तमान में एनडीए के साथ कैसा रिश्ता है? देखिए, हम ही कहेंगे मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ फिर लौट के आऊँगा। तो हम लोग समंदर हैं। 2025 में ऐसी वापसी होगी, ऐसी दमदार धमकदार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा में वापसी करेगा। वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। अच्छा, एक सवाल रहेगा, स्थापना दिवस पार्टी का हुआ, उस दिन यहाँ भी मनाया गया, वहाँ भी मनाया गया, लेकिन चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है वो कहीं नज़र नहीं आई, ना खगड़िया में के शहरबन्नी में और ना यहाँ पर। आखिर उसकी माँ कहाँ थी? देखिए, बड़ी माँ आदरणीय हम लोग के पुरखे और हमारे पिता स्वरूप रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी राजकुमारी देवी जी हम लोग की भी धर्म माँ है। और आदरणीय जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पारस बाबू, पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, इन तीनों की जोड़ी को पूरा देश राम लक्ष्मण और भरत की जोड़ी मानता था और पूरा देश इन तीनों भाइयों की एकजुटता की मिसाल देता था। तो जो 28 नवंबर को शहरबन्नी में कार्यक्रम हुआ, तो उस दिन हमारे नेता पारस बाबू ने यह निर्णय लिया था कि उस दिन हम अपने राम के मूर्ति का, भव्य मूर्ति का अनावरण करेंगे, स्मारक का अनावरण करेंगे। और जो दूसरे राम हैं, संजोग देखिए दोनों में भाई में राम लगा हुआ है, रामविलास रामचंद्र, जो दूसरे राम हैं, तो दोनों राम के प्रतिमा का अनावरण उन्होंने उस दिन किया। और उनकी दिली इच्छा थी, या दिली ख्वाहिश थी कि राम का जब प्रतिमा का अनावरण हम करें और सारे देश के लोग राम के अनुयायी और प्रशंसक उस दिन पहुँचे, तो माँ सीता भी उस दिन वहाँ मंच पर रहे, अपने जो अपने उनके पति थे हम लोग के नेता, उनके प्रतिमा का अनावरण के कार्यक्रम को वो भी अपने, जो ये भावुक क्षण, भावुक पल, जो ऐतिहासिक पल था उस दिन, उसमें उनकी भी उपस्थिति रहे, वह भी आशीर्वाद दें पारस बाबू को। तो ये सब दिली इच्छा थी कि माँ सीता भी उस दिन रहे। लेकिन माँ सीता को 2 दिन पहले ही शहरबन्नी से अपहरण कर जिस तरह रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, उसी तरह एक रावण ने एक क्या कहिएगा, दुर्भाग्य, इसको बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि अपहरण करके फोर्स भेज के शहरबन्नी पटना से, और अपना जो गुंडा था, सामाजिक तत्व था, उस सब को भेज के पटना बुलवा लिया। कौन रावण? और कहीं नज़रबंद कर लिया, और नज़रबंद करके यहाँ पटना में बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, इतना बड़ा पाखंडी है, इतना बड़ा धूर्त है, बड़ी माँ करता है, इमोशनल ड्रामा करता है ना, सामने में कुछ, आगे कुछ, पीछे कुछ, चेहरा पे बड़ा मासूमियत, बड़ा मासूम चेहरा बना के कि बाप रे बाप, देखिएगा तो, और अंदर में जाइएगा इतना बड़ा धूर्त है, पाखंडी है, ड्रामा आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी माँ को किडनैप करके ले। बड़ा आरोप नहीं है, आप चले जाओ, मैं तो आपको कहता हूँ, हमारे नेता रामविलास पासवान जी की बड़ी बेटी आशा पासवान जी पटना में है, हमारे नेता रामविलास पासवान जी का बड़ा दामाद अनिल कुमार साधु जी पटना में है, जाके पूछ लीजिए उन लोगों से। मैं तो पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे माँ का, हमारे नेता रामविलास पासवान जी के धर्मपत्नी का और पारस बाबू के माँ सीता का इन लोगों ने अपहरण कर लिया। यहाँ भी कार्यक्रम में मंच पे बड़ी माँ के कहता, हम बड़ी माँ का बड़ी सम्मान करते,
जाता है शहर बन्नी, गला मिल के सारा चैनल को, कैमरा को आप लोग को ले जाता है और वहाँ फ़ोटो खिंचवाता है, वीडियो बनवाता है और झंडू बाम आँख में लगा के आंसू बहाता है। यह झंडू बाम जो नेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का जो यह नेता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी भारत में और कैसे राज किया? कैसे अंग्रेजों ने 200 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया? फूट डालो, राज करो। फूट डाला तो जिस व्यक्ति ने परिवार में फूट डाला, परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, राम लक्ष्मण भरत के जोड़ी को तोड़ा। लेकिन हमने बात किया था रामविलास पासवान की जो छोटी पत्नी है, उनसे रीना पासवान से हमने बात किया, तो वो कह रहा है कि हमारे देवर ने हमको 4 साल तक इस कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया था। बड़ा आरोप वो लगा रही थी। अब क्या कहें, हमारे नेता की धर्म पत्नी है, उन पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते। उनका बयान जो था बेहद ही आश्चर्यजनक था और बड़ी अच्छे तरीके से झूठ बोल रही थी वो। अच्छा है, बढ़िया है, झूठ भी बोलने का तरीका बेहद ही हम लोग को पसंद आया। तो उनसे पूछे नहीं, तो ये भी आरोप लगा रही थी कि पारस बाबू ने घर से भगा दिया, घर से निकाल दिया। उनसे पूछे नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पारस बाबू को कहा कि 12 जनपद जो रामविलास पासवान जी का कोठी है, बंगला है दिल्ली में, उसमें 1989 से रामविलास पासवान जी रह रहे थे। पारस बाबू मंत्री बने, आवंटित कर दिया पारस बाबू के नाम से। पारस बाबू ने कहा नहीं, उस बंगला में हम नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो रामविलास पासवान जी का बंगला है और 30 साल से रह रहे हैं, आप उसमें जाइए। तो बोले मैं उसमें जाऊंगा, उस बंगले में, तो कहेगा कि घर से निकाल दिया। उसके बाद ये लोग बंगला में रहा बहुत लंबे समय तक और बाद में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान का फ़ोटो रोड पे फेंक दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का फ़ोटो फेंक दिया रोड पर सबके रामविलास पासवान जी की फ़ोटो, अम्बेडकर साहब की फ़ोटो और घर का कुछ सामान सब फेंकवा के फ़ोटो भी खिंचवाया, चैनल पे बयान भी दिया, भाजपा पे आरोप लगाया। हम लोगों ने तो इंतज़ार किया। एक सवाल अब रहेगा इधर, चेतन आनंद हो, आनंद मोहन हो, तमाम जो लोग हैं वो चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में हैं या नहीं, वो स्पष्ट करे। जिस प्रकार से इमामगंज में जो चुनाव हुआ, दीपा मांझी प्रत्याशी थी एनडीए की, उसके प्रचार प्रसार में ये लोग नहीं पहुंचे थे। पासवान समाज से जो प्रत्याशी थे जनसुराज के जितेंद्र पासवान, उसको इतना ज़्यादा वोट क्यों आ गया? जिंदा कौम मुर्दा कौम जैसे बयान आ रहे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दोनों में जुबानी जंग चल रही है। देखिए, प्रश्न तो बनता ही ना, जवाब तो देना होगा, सवाल तो उठता ही है, सवालों से भागना नहीं होगा। सवाल तो है ना, सवाल से भागते क्यों है? आनंद मोहन जी समाजवादी नेता हैं, उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आनंद मोहन जी के पिता, शायद आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, आनंद मोहन जी 74 में जो इमरजेंसी लागू हुआ था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान हुआ था देश में, छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ था आपातकाल के विरुद्ध में, उसमें भी आनंद मोहन जी की बड़ी भूमिका थी। तो अब जो ये लोग जो हैं, हमने कहा ना, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। यह जो मीडिया में चैनलों में एक परसेप्शन सेट किया जा रहा है, पासवान वर्सेज ठाकुर, हमने कई चैनलों में देखा, शायद आप लोग के भी चैनल में देखा, पासवान वर्सेज ठाकुर। जो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता है, जो अभी लेरू सब मुँह से लेर अभी चू रहा है, लेरू छोटका छोटका लेरू ना, राजनीति का लेरू बुतरू सब, जिसको कुछ आता भी नहीं, राजनीति का रौ भी नहीं आता, कुछ ज्ञान भी नहीं है, कुछ अनुभव भी नहीं है, ना इतिहास जानता, ना भूगोल जानता, और ना जानता कि दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों की, वंचितों को लड़ाई कौन लड़ा। तो आप सुनिए, धैर्य रखिए। रामविलास पासवान जी ने कहा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, सारे जो दलित देश के बड़े दलित नेता थे, काशीराम जी थे, जितने भी पिछड़े नेता थे, लालू यादव जी थे, जितने भी
उस समय जो दलितों के नेता हुए, पिछड़ों के नेता हुए, उन्होंने कहा कि दलितों की लड़ाई को, दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई को अगरी जाति के नेताओं को लड़ना होगा। दलितों की आवाज़ अगरी जाति के नेताओं को लड़ना होगा और अगरी जातियों की लड़ाई को पिछड़ी जातियों के नेताओं को लड़ना होगा। तो अगरी जातियों ने आज जो सामाजिक न्याय हमको मिला है, सोशल जस्टिस हमको मिला है, समता मूलक समाज की जो अवधारणा थी, जो समता मूलक समाज की स्थापना और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति, समाज के पंक्ति में अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, फटेहाल है, कंगाल है, बदहाल है, उसको समाज के अग्रिम पंक्ति में लाने का जो सपना देखा था रामविलास पासवान जी ने, उसको किसने पूरा किया? देश में पहली बार जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जन मोर्चा की सरकार बनी 1989 में, आप लोग को याद नहीं होगा, तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह जी। बीपी सिंह कौन जाति से थे? राजपूत जाति से, ठाकुर जाति से थे। उन्होंने ही मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन लागू कराकर उन्होंने देश के सभी पिछड़ों को, शोषित को, वंचित तबके के लोगों को आरक्षण दिलाया। जो आरक्षण मिला, 27% आरक्षण देश में पहली बार, जो बीपी मंडल की रिपोर्ट थी उसको तो कांग्रेस के खाते में धूल फाक रही थी। तो रामविलास पासवान जी पहली बार देश में मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने बीपी सिंह की सरकार में। वो ठाकुर थे। बीपी सिंह के बारे में नारा लगता था, राजपूत जाति से थे कि राजा नहीं फकीर है, दलितों का तकदीर है, दलितों का पिछड़ों का तकदीर है। तो बीपी सिंह राजपूत जाति थे से। अब चले आइए बिहार, चले आइए, इन लोग के पास जाइए। ये ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। ये सब तो फेसबुकिया है। ये सब 50-50 लाख का सूट पहन के, 5 लाख का सूट पहन के जेट प्लस लेके घूमता है ना, हवा आसमान में उड़ता है। जाके पूछिएगा, बरहैया के थे कपिल देव बाबू, महान समाजवादी नेता थे। कौन जाति से थे? समाजवाद के पुरोधा थे, भूमियार जाति से थे। पूछिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सन सोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़ों को अधिकार दिलाने की बात, दलितों की अधिकार दिलाने के बाद, शोषितों को जो अधिकार मिलने की बात, जो 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, आयरन लेडी कहलाती थी उस समय इंदिरा गांधी, तो उसके खिलाफ जो नारा हुआ था, 1937 में 17 मई को सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और सोशलिस्ट पार्टी का पहला सेक्रेटरी कोई हुए थे तो जयप्रकाश नारायण हुए थे, लोकनायक है ना, कदम कुआं कांग्रेस मैदान। तो सेक्रेटरी थे आचार्य नरेंद्र देव, बड़े समाजवादी नेता, ब्राह्मण थे, बड़े ब्राह्मण थे। मधु लिमिये, बड़े समाजवादी नेता, ब्राह्मण थे। रामानंद तिवारी जेल मंत्री थे, शिवानंद तिवारी जी के पिताजी ब्राह्मण थे। अनेकों नेता, ऐसे ऐसे नेता हुए। सीधे अगर देखें तो आप आनंद मोहन, रामानंद के बयान का समर्थन करते हैं। अरे श्रीधर महादेव जोशी, एसएम जोशी, पता कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिए। आप लोग को नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए, देख लीजिए। एसएम जोशी बिहार के बड़े समाजवाद, देश के बड़े समाजवादी नेता थे, मुख्यमंत्री थे, ब्राह्मण थे। तो सारे के सारे तो अगरी जाति के लोगों ने फॉर्म से जो सिद्धांत था, सब लोगों ने कहा कि जो दलितों के, पिछड़ों की, शोषितों की धारा को यदि कोई सेट करेगा तो अगरी जाति के जो समाजवादी नेता है, जो प्रखर नेता, उन्हीं लोगों ने सेट किया। तो समर्थन करते हैं बिल्कुल। आनंद मोहन की बात को, आनंद मोहन जी की बात को मैं सैल्यूट करता हूँ। आनंद मोहन जी को राजपूत बताना, आनंद मोहन को जातियों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। आनंद मोहन जी ने रामविलास पासवान जी के भी साथ काम किया है। एक सवाल रहेगा, चेतन आनंद कह रहे हैं कि हम लोग जिंदा कौम के नेता हैं, हमारे नेता जिंदा कौम के हैं, तो मुर्दा कौम के नेता नहीं है। मुर्दा कौम किसको कह रहे हैं? नहीं, मुर्दा कौम चेतन जी ने किसी को नहीं कहा। जिंदा कौम तो है, बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, तो जिंदा कौम तो है। मुर्दा कौम कौन है? नहीं, मुर्दा कौम नहीं कहा। मुर्दा कौम जो शिखंड कौम नहीं, इसको कौम से मत जोड़िए। जो शिखंडी, पाखंडी, जो धूर्त लोग जो राजनीति में आजकल आ गए हैं, है ना, जो राजनीति में ऐसे ऐसे लोग, व्यक्तिगत लोग के बारे में। अरे ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने कहा
जिन्होंने कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। किसने कहा था? किसने कहा था? संपन्न दलितों को मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चुनौती को स्वीकार करे चिराग पासवान, मैं चुनौती देता हूं। उसने कहा था कि नहीं कि संपन्न दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उसको पता है कि आरक्षण कैसे मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान में लिखा गया कि गैर बराबरी के आधार पर, असमानता के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर, जो समाज में छुआछूत है उसके आधार पर आरक्षण हमको दलितों को, पासवानों को मिला है। और उसने कहा कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, हमको तो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला। तो जो व्यक्ति यह बात बोलता है उसको तो पासवान लिखने का भी अधिकार नहीं है, वो रामविलास पासवान का बेटा हो भी नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। तो उसको पहले आरक्षण उसको छोड़ना चाहिए, आरक्षण का त्याग उसको छोड़ना चाहिए। 50 लाख का सूट पहनकर, 5 लाख 10 लाख का चप्पल पहन के अंबानी जी के घर पे, अडानी जी के घर पे जो कार्यक्रम में, फंक्शन में घूमता है ना, एकता कपूर के घर पे 50 लाख का सूट, तो दलितों का दर्द उसको क्या पता? उसको क्या पता? अरे बांझ की जाने पर सौती के हाल, दुखिया के दर्द तो दुखिया जाने, दुखिया के दर्द कहीं सुखिया जाने। ये क्या जानेगा दुखिया का दर्द, ये क्या जानेगा दलितों का दर्द? तो रामविलास चेतन आनंद जी ने इस भाषा में कौम कहा, जो किसी कौम को नहीं कहा। वो जो पार्टी जो है, जो दलित विरोधी पार्टी में जो कौम इकट्ठा है, उस कौम को चेतन आनंद जी कौम कहा। हमारे नेता पारस बाबू लगातार कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद कि एनडीए में हमारी अनदेखी हुई। आप लोग बराबर पूछते हैं कि एनडीए में हमारे साथ अन्याय हुआ, भाजपा ने हमारे साथ अन्याय हुआ। भाजपा ने जितना बड़ा अन्याय हमारे साथ किया है, हमारे नेता के साथ किया है, यदि आदरणीय श्रद्धेय दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा होती, और जिंदा हैं हमारे नेता भाजपा के, बड़े नेता भाजपा के फाउंडर जनसंघ के फाउंडर, उस जमाने में जनसंघ हुआ करता था, डिपली छाप लाल कृष्ण अडवाणी जी, उन लोगों की भाजपा होती तो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो पौधा लगाती थी। पौधा लगाने के बाद कुछ दिनों बाद वो तो नहीं रहा है, तो पौधा उखाड़ के फेंक देती थी, तो पौधा को जमने नहीं देती थी। तो यह जो एनडीए है, यही हाल है कि पौधा को देखता है उखाड़ के, कहीं पौधा जम तो नहीं रहा है, पौधा उखाड़ के फिर देखता है, फेंक देता है। तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी यही करती थी। तो आज का जो भाजपा है वही कर रहा है। तो देखिए आज का जो भाजपा है वही कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करते हैं श्रवण अग्रवाल जी, जिनसे हमने कई सारे सवाल किए, खास करके चिराग पासवान की बड़ी मांग को लेकर के इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि उन्हें नज़रबंद कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, और साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी हमला किए हैं और कई सारे अब जो है बड़ा बयान दिया। आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, तो हम थोड़ा का जवाब देते हुए आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट उसके माध्यम दे सकते हैं। आप देखें तो लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।